नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज बात कर लें बीजेपी के जो 3 तीर चले या 3 जो अभी घटनाएं हुई उस पे बीजेपी को वोट का कितना फ़ायदा कितना नुकसान, जरा नफ़ा नुकसान की बात कर लें तो पहला विषय, कच्छाथीवू की आड़ में चीन के कब्जे को छुपा पाएंगे। दूसरा, केजरीवाल को जेल भेजकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का संदेश दे पाएंगे। और तीसरा, मुख्तार अंसारी की मौत से वोट का फ़ायदा ले पाएंगे। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी लेना है। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का फिनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है जिससे चैनल सुचारू रूप से चल सके। तो अभी जो इलेक्शन चल रहा है, अब तो इलेक्शन शुरू हो गया है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, कुछ घटनाक्रम, हालांकि भाजपा का मुझे इससे क्या मतलब, अब ईडी की सारी कार्रवाई हो रही, भाजपा का उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो स्वतः अपने आप ऐसा कर रही है, ऐसा भाजपा का कहना है। एक मतलब किसी ने मास्टर स्ट्रोक निकाला कि एक ऐसा बिंदु लाओ जिससे सारा तमिल जो वोटर है वो पूरा वोट कर दे। वहाँ पे 39 सीट है, 39 में अगर हो सके तो 40 सीट बीजेपी की आ जाए, जो भी इनके दिमाग देने वाले नेता हैं। तो निकाला गया कि कच्छाथीवू, अब मैं एक तो माफ़ी मांग लूँ अपने तमिल साथियों से, मेरा हो सकता है उच्चारण, मेरा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक ना हो इस द्वीप के लिए, मैं इसको कच्छाथीवू ही बोल रहा हूँ, हो सकता है ये बिल्कुल दुरुस्त ना हो। तो कच्छाथीवू के लेके मोदी जी लग गए कि क्या कांग्रेस ने कच्छाथीवू को दे दिया श्रीलंका को और बिल्कुल देश को बेच डाला, इत्यादि इत्यादि। पब्लिक सेक्टर को कौन बेच रहा है, लद्दाख और अरुणाचल में क्या हो रहा है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले जरा कच्छाथीवू क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि हर आदमी कच्छाथीवू, देखो श्रीलंका का क्या हो गया, जरा थोड़ा समझ लीजिए क्या है। पहली चीज़ें समझ लीजिए, कच्छाथीवू एक द्वीप है हिंदुस्तान, मतलब भारत की और श्रीलंका के बीच में। वहाँ श्रीलंका का जो सबसे नियरेस्ट टापू है वो नेदुथीवा है, और हिंदुस्तान में रामेश्वरम के, इन दोनों के बीच में वो कहीं जगह है। और दूसरा, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, मतलब वहाँ कोई आबादी नहीं है, और वहाँ पे केवल एक स्ट्रक्चर है, सेंट एंथनी की एक श्राइन है जहाँ पे एनुअल फेयर लगता है, जब वो उसको मनाया जाता है। भारत से भी उसमें कुछ चर्च के लोग जाते हैं, श्रीलंका से भी चर्च के लोग आते हैं, वो एक वार्षिक उत्सव वहाँ पे मनता है। थोड़ा इसको ये समझ लीजिए कि ये है क्या। ऐसा है कि भारत में ब्रिटिश राज्य के समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और मैं अभी उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ। गवर्नर जनरल के नीचे कुछ प्रेसिडेंसीज होती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, इस तरह से। अब इन प्रेसिडेंसीज में गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल इन सबके ऊपर, इनमें एक गवर्नर हुआ करते थे। तो अब गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते थे। उसी तरह से गवर्नर ऑफ सीलोन हुआ करते थे, ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। मैं और हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ। डच ने एक संधि के तहत, जो नीदरलैंड है, उसने श्रीलंका को, उस समय सीलोन बोला जाता था, सीलोन को ब्रिटिशर्स के हाथ में सौंप दिया था, और ये ब्रिटिश के आधिपत्य में था। वहाँ पे गवर्नर ऑफ सीलोन होते थे, जो उनके लास्ट गवर्नर ऑफ सीलोन हुए, उनका नाम हेनरी मूर था। फिर जब 4 फरवरी 1948 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ उसको डोमिनियन स्टेटस उसने अपनी बरकरार रखी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहा, तो वो गवर्नर ऑफ सीलोन का नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ सीलोन। और जब डोमिनियन स्टेटस से उनके यहाँ फिर 72 में शायद
जब उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब लागू हुआ तो उसके बाद से वहाँ प्रेसिडेंट होने लगे। तो गवर्नर ऑफ सिलोन, अच्छा एक और चीज़ जान लीजिए, ये जो गवर्नर ऑफ सिलोन थे ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज फॉर कॉलोनीज जो ब्रिटेन में, जो वहाँ के उनका एग्जीक्यूटिव था उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ कॉलोनीज को ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे। अब वो मैंने आपको बता दिया, गवर्नर ऑफ सिलोन 4 फरवरी 1948 तक थे, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ सिलोन होने लगे 1972 तक, फिर वो प्रेसिडेंट हो गए। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो कच्छातीवू है ये एक समय में पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आता था। इसको लेके सिलोन और मतलब जो गवर्नर ऑफ सिलोन या प्रेसिडेंसी ऑफ सिलोन, प्रेसिडेंसी नहीं बोलते थे, सिलोन और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच ब्रिटिश काल में भी खींचतान लगी रहती थी। 1921 में गवर्नर ऑफ सिलोन और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बीच एक इट वॉज अग्रीड कि ये जो कच्छातीवू है ये पार्ट ऑफ सिलोन है जो अब श्रीलंका कहलाता है। इट इज़ पार्ट ऑफ सिलोन। ये ऑलरेडी 1921 में डिसाइडेड था। इसके दस्तावेज हैं जो कहीं पे भी जाके कोई दे सकता है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, हम 1947 में आज़ाद हो गए 15 अगस्त को, 4 फरवरी 1948 में सिलोन की को स्वायत्तता मिली। उसके बाद ये डिस्प्यूटेड के तौर पे हम इसको रखे। हालांकि 1921 में ब्रिटिशर्स ने इसको सिलोन का हिस्सा मान लिया था। 1974 तक ये इंडिया इसको डिस्प्यूटेड मानता रहा। लेकिन इस बीच जो हिंदुस्तानी मछुआरे थे, जो भारतीय मछुआरे थे, वो वहाँ जाते थे, उनका जो ड्राई लैंड था उसको यूज़ करते थे और वहाँ वो पकड़े भी जाते थे श्रीलंका पुलिस द्वारा या उनकी जो नौसेना या जो भी उसको कोस्टल गार्ड के द्वारा। लेकिन पकड़े जाते थे, छोड़ दिए जाते थे और ये बहुत आम था। वहाँ यहाँ के हिंदुस्तानी मछुआरों का जाना बहुत आम था। 1974, अब ये ध्यान रखिए कि 1974 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और सिरिमो भंडार नायके जी श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। प्रधानी मंत्री नहीं थी, वो श्रीलंका की विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों थी। इन लोगों ने आपस में बातचीत की और बातचीत में ये हुआ कि भाई ये तो हरदम का एक है कि हमारे यहाँ से आपके यहाँ जाते हैं, आपके लोग पकड़ते हैं, फिर जाते हैं तमिलनाडु से सारे मछुआरे, फिर केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है क्योंकि विदेश मंत्रालय का मामला हो जाता है, फिर आप उनको छोड़ देते हैं। ये कंटिन्यूस दोनों तरफ से रहता था। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई इसको कुछ सेटल किया जाए। तो भंडार नायके, और उन्होंने कहा कि भाई हमारे मछुआरों का पूरा राइट्स होना चाहिए आपके। तो भंडार नायके जी ने कहा कि आप हमसे अगर अग्रीमेंट करना चाहते हैं तो पहले आप ये तो एक्नॉलेज करिए कि ये पार्ट ऑफ श्रीलंका है, सॉवरेनिटी ऑफ श्रीलंका, तो इसमें आप डिसाइड करिए। तो इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए 1974 में एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें ये कहा गया कि भाई ये श्रीलंका का हिस्सा है। लेकिन कच्छातीवू पे ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कच्छातीवू पे 1974 में भी और आज भी भारत के हर मछुआरे को वहाँ तक जाके मछली पकड़ने का ऑफिशियली ये दोनों देशों के बीच में अग्रीड है। वहाँ हिंदुस्तान के पासपोर्ट या श्रीलंका के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के ड्राई लैंड को ये अपने जाल को सुखाने, मछुआरों के काम के लिए जो भी है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी है कागज़ पे। ये ऐसा नहीं कि आज उनको दे दिया गया। ये झूठ और भ्रामक बात फैलाई जा रही है। 1900 को, अच्छा इसका कारण क्या था, क्यों साइन किया गया? भाई डिफेक्टो उसमें तो जिसको कहते हैं वो रूल तो श्रीलंका का ही चलता था। तो ये हुआ कि इसको एक प्रॉपर शेप दे दिया जाए और इसके तहत ये बात हुआ। हिंदुस्तान के वो सारे मछुआरों को सारे राइट्स हैं जो तमिल जो श्रीलंका के मछुआरों को हैं, वो सारे राइट्स तमिल यहाँ के हिंदुस्तान के मछुआरों को हैं। उस चाहे फिशिंग हो चाहे वो, समस्या अभी भी एक समस्या है जो इससे अलग हटके है जो बीजेपी कह रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो हिंदुस्तानी मछुआरे हैं ये केवल कच्छातीवू द्वीप तक नहीं जाते हैं, वो करके फिर श्रीलंकन वाटर्स में भी पहुंच जाते हैं मछली मारने। उसमें वो फिर पकड़े जाते हैं, आज भी पकड़े जाते हैं। आज फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है,
फिर वो छोड़े जाते हैं। ये सब चल रहा है आज भी, क्योंकि ये हम श्रीलंका के वाटर्स में जाते हैं और वहाँ पे घुसकर इलीगल फिशिंग करते हैं। इसको लेके वोट की दृष्टि से जयललिता जी ने शायद 2010 में या 2008 में सुप्रीम कोर्ट गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी, और वो वोट का मामला था कि भाई देखिए, ये हिंदुस्तान ने 1974 में कर दिया, पर इसको पार्लियामेंट ने तो रेक्टिफाई नहीं किया था, तो ये तो कोई पैक्ट नहीं माना जाएगा। इंडिया गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो मैं क्लियरली पढ़ दे रहा हूँ। इंडिया गवर्नमेंट का स्टैंड है कि इंडिया का कोई भाग या कोई क्षेत्र नहीं दिया, श्रीलंका को नहीं दिया गया है, और न किसी क्षेत्र की कोई सॉवरेनिटी छोड़ी गई है, क्योंकि एरिया डिस्प्यूटेड थी और कभी वहां पे डिमार्केशन नहीं हुआ था। ये इंडिया गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। अब यहां पे बात यह आती है कि इसको क्यों उठाया। इसको दो कारण से उठाया। पहला, ये उनको लगता है कि इसको उठाने से तमिल जो है वो सब हमारे तमिलियन जो हमारे पीछे पीछे लग जाएंगे। तमिलियन आपको कितनी, मैं इस पे नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। मोदी जी जरा वाइको का एक गूगल करिए और वाइको के का सुन लीजिए को मोदी जी को क्या बोल रहा है। बड़े नेता है वाइको जी, वो मोदी जी के बारे में क्या उद्गार हैं वो आप जरा खुद ही सुन लीजिएगा, मैं नहीं इसमें लगा रहा हूं। दूसरा, आप ये जो बांटने का हरदम और नफरत फैलाने का काम करते हैं ना, इससे अब ज़्यादातर लोग इसको समझ में आ गए हैं। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि चीन जो हमारी ज़मीन अरुणाचल और लद्दाख में दबा के बैठ गया है, हमारी ज़मीन पे जो उसने आके कब्जा कर लिया है, हमारे जो सब मतलब उस 62 वॉर के हीरो मेजर शैतान सिंह जी की जो स्मारक को उसने बफर जोन बना दिया है जहां हम नहीं जा सकते हैं, इसको आप नहीं बोलते हैं। इस पे आप कहते हैं कि नहीं कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, तो इस पे आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। आपको लगता है कच्छा थीवू की बात करके लोग अरुणाचल और लद्दाख में जो चीन हमारी ज़मीन को कब्जा किया उसको भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसको भूलेंगे। अब दूसरी बात, केजरीवाल जी को जेल भेजकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का संदेश दे पाएंगे। भाजपा और मोदी जी अब इसमें लग गए हैं कि भाई सारे देखिए भ्रष्टाचारी जेल में, और वो उनकी जगह कहाँ होनी चाहिए जेल में। कि लोग कह रहे हैं साहब आप तो खुद ही बता दिए हैं कि उनकी जगह बीजेपी में होनी चाहिए, क्योंकि कल संजय सिंह ने बहुत ठीक कहा। उसने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी, बिल्कुल मोदी जी ठीक कह रहे हैं कि उनकी जगह बीजेपी में होनी चाहिए। वो चुन चुन के हर पार्टी के जिसके ऊपर थोड़ा बहुत भी 19-20 है उसको वो अपनी पार्टी में प्रेशर डाल के ले आ रहे हैं, वो कोई हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो अजीत पवार हो। वो कल इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी की थी, मैंने भी उस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, चाहे हेमंता बिस्व शर्मा हो। और चीज़ ये है, केस बंद नहीं किया जा रहा है, होश में रहना। दूसरा, एक बार बार फैलाई जाती है, मैं उसको भी इसलिए स्पष्ट करूं कि, और ये बहुत जगह बोलते हैं इनके प्रवक्ता, अरे नेशनल हेराल्ड केस में तो बेल पे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। आप अगर 10 साल से आपकी सरकार है और वो 10 साल से पहले का केस है, और अगर आज तक आप उस केस में आपकी सरकार और आपकी ईडी ने इनको सजा नहीं दिलवा पाए, तो आपको निकम्मा माना जाएगा। यू आर इनकॉम्पिटेंट, क्योंकि 10 साल तक आप इतने इंपॉर्टेंट केस में अगर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो या तो निकम्मे हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हैं। केजरीवाल जी को जेल भेज के वो उल्टा पड़ गया है आपके। आपको लगा था केजरीवाल जी को जेल भेज देंगे, हाहाकार मच जाएगा कि जेल से कैसे सरकार चला रहे हैं। आप हाई कोर्ट में 2-2 बार गए, आपको बाहर का उसने कहा ना कि ये बाहर करो। आपकी दोनों पिटीशन, आज आपने फिर पिटीशन डाली आपके लोगों ने कि जेल से कैसे जेल जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा ये नन ऑफ योर बिजनेस, को पिटीशन खारिज की। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और केजरीवाल जी वो चीफ मिनिस्टर विदाउट एनी पोर्टफोलियो है, कोई डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है। डिपार्टमेंट के लोग अपना काम कर रहे हैं, और वो जेल से रह के क्या संदेश भेज रहे हैं। जेल से रह के संदेश भेज रहे हैं कि दिल्ली के हर आदमी को साफ पानी मिलना चाहिए। तो क्या मोदी जी आप गंदा पानी देना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ये संदेश ना आए, दिल्ली के हर व्यक्ति को दवाई मिलनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं, दवाई ना मिले?
और कल संजय सिंह ने एक बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्होंने जब 6 महीना रहे तो उन्होंने कहा मैंने खूब ठीक से अध्ययन किया। जेल मैनुअल के हिसाब से ये कहीं नहीं लिखा है कि आप जेल से रह के पत्र नहीं लिख सकते हैं। आप और पत्र लिखने, विजिटर्स में सीमा है कि इतने विजिटर मिल सकते हैं, इतने पत्र लिखने में असीमित पत्र लिख सकते हैं। n नंबर ऑफ लेटर्स आप वहाँ से लिख सकते हैं, जो केजरीवाल कर रहे हैं। लेटर लिख के कह रहे हैं कि भाई जरा देखो भाई, किसी को अब गर्मी आने वाली है, किसी को दवा ववा की दिक्कत ना हो, बच्चों को, मतलब वो अपना वहाँ से सरकार चला रहे हैं। आप खिसिया रहे हैं तो आप खिसियाइए। आपको था कि वो लोग बड़े दुखी हो जाएंगे। जेल जाने से कुछ लोगों की ताकत बढ़ जाती है, आपके यहाँ उल्टा हो सकता है, लेकिन जो आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है, जो ईमानदारी के साथ चल रहा है, उसको जेल जाने से उसकी ताकत बढ़ती है। तो ये वाला भी दांव आपका उल्टा पड़ गया है। और तीसरी एक सेंसिटिव बात है, मैं इतने दिनों तक इस बात पे इसलिए नहीं बोला था, मैंने इस पर पहले भी कुछ किया है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का, जैसा आपने बताया, एक बड़े दुर्दांत गैंगस्टर थे। उनके ऊपर कुछ चार्जेस भी हो गए थे, उनको चार उसमें केसेस में सजा हो गई थी, बाकी मुकदमे चल रहे थे। मैं उसके मेरिट में अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ 2-3 बातों से आपको करूँगा। आप लोगों को क्या लगा था? आप लोगों को ये लगा था कि क्या मुख्तार अंसारी की मौत से वोट का फ़ायदा हो जाएगा? आपको लगा था कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाएगा, कि बढ़िया हुआ एक मुसलमान वो मारा गया? यही था ना आपको। पहली चीज़ ये है कि आप कुछ कर लीजिए। मैं अभी ईश्वरीय न्याय की बात नहीं कर रहा हूँ। मुख्तार अंसारी की मौत है या हत्या है, ये लोगों के मन में तो सवाल रहेगा ही रहेगा। क्यों नहीं ये सवाल रहेगा? अगर आज से 30, 40, 50 साल पहले दीनदयाल उपाध्याय जी की जिस तरह से मृत्यु हुई, आज भी कुछ लोगों के मन में सवाल है कि वो हत्या तो नहीं थी, कहीं जानबूझ के किसी ने हत्या की थी, या वो एक्सीडेंट था। तो ये तो हक है। इसमें एक तरफ महान नेता दीनदयाल उपाध्याय जी, एक तरफ बड़े गैंगस्टर मुख्तार अंसारी हैं, लेकिन ये तो जानने का हक उनके घर परिवार को भी है। और एक चीज़ और जान लीजिए, वो व्यक्ति बार बार कह रहा है, उनके भाई कह रहे हैं कि उनको जहर दिया गया है। वो ये बात मरने से पहले वो फ़ोन, उनके वो सब ऑडियो टेप्स बाहर हैं, जब वो घर वालों को कह रहे हैं, अपने बच्चे से बात करके, अपने लड़के से बात करते हुए कह रहे हैं कि मुझे जहर दे दिया गया है, मैं बिल्कुल उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ, रोज़ा नहीं रख पा रहा हूँ। भाई ये सरकार बताएगी कि उनको अस्पताल से एक मुख्तार अंसारी, जितने भी क्रिमिनल जेल में अगर थे और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, उनको जब जेल भेजा गया तो जेल से वापस कैसे भेजा गया, और वापस भेजने के अगले दिन उनका मृत्यु हो जाती, कौन इसके? कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई जांच होगी, कोई निष्पक्ष जांच होगी। क्योंकि एक दो चीज़ें समझना है। जब बीजेपी सरकार ये कहती है ना कि मेरे पास 303 MPs, आपके पास कौन MLA और कौन MP, इस पर आप नहीं बात करते हैं। अजय टेनी जैसा भी MP आपके पास है, और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे भी MP आपके पास है, सेंगर जैसा भी MLA आपके पास है। तो इसकी बात नहीं है राष्ट्र के प्रति। मतलब मैं अभी कितने मुकदमे आपके किन किन लोगों की बात कर रहा हूं, अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मुख्तार अंसारी भी 5 बार के विधायक थे। तो अगर क्राइटेरिया कि अगर जनता चुन लेती है तो आपके सारे पाप माफ़ हैं, तो 5 बार के विधायक ये भी थे। इनके भाई जो अफजाल अंसारी हैं, वो 5 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, वो कह रहे हैं कि जहर दिया गया। तो 5 बार के विधायक और 2 बार का सांसद अगर कह रहा है, सिटिंग सांसद है, तो उसकी बात को आप नहीं मानिएगा। तीसरे, इनके दूसरे भाई सबकतुल्ला अंसारी, 2 बार के विधायक, वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और जो पाप का काम किया है, वो सरकार के लेवल पे हो या किसी पार्टी के लेवल पे हो, इनकी मिट्टी में जिस तरह से इनके लड़के अब्बास अंसारी को पैरोल नहीं दी गई, मेरे हिसाब से वो इंसानियत की बात थी। आप उसमें कुछ बताते रहिए कि जेल में, वो विधायक हैं। अब्बास अंसारी को अच्छा लगे या ना लगे, वो विधायक है, उसको आपने अपने पिता की मिट्टी में नहीं जाने दिया। और उस दिन, जिस दिन मुख्तार अंसारी को दफनाया जा रहा था,
उस दिन वहाँ की डीएम जिस तरह का नंगा नाच कर रही थी, उसको देख के किसी को भी शर्म आ रही थी। शर्म ही नहीं आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन शह तो आपकी है, आपको लगता है कि इन हरकतों से आपको के वोट बढ़ते हैं। इस बार देख लीजिएगा, आपको भी समझ में आ गया है कि कम से कम सिर्फ मुख्तार अंसारी की मौत है या हत्या है, जो भी हो, आपको कम से कम उन 4-5 सीटों पे का मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। चाहे वो मऊ हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो जौनपुर हो, इस सारी सीटों पे असर पड़ रहा है उस मौत का। और वो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर कोई विधायकी जीतता है और अगर कोई सांसद ही जीता, सांसद केवल एक वोट से नहीं जीत सकता, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों से। केवल मुसलमानों के बल पे अफजाल अंसारी जीतते हैं। अफजाल अंसारी को हिंदू ज़्यादा वोट देते हैं, तब अफजाल अंसारी सांसद होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जो बीजेपी के जो भी मैनेजर लोग हैं, जो दिल्ली में बैठ के वहाँ से स्ट्रेटजी बनाते हैं, अफजाल अंसारी अगर सांसद बने हैं तो उनको हिंदू वोट ज़्यादा मिले हैं। ये ध्यान गांठ बांध के रख लीजिएगा। और मेरे हिसाब से जो आपने ये कृत्य किया है, उसका भी हिसाब कोई ना कोई, जो भी अमन पसंद, इंसानियत पसंद आदमी है उस एरिया का, वो हिसाब आपसे मांगेगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।